दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं वो एक अमेरिकन ओरिजिन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है और उसका नाम है नोप। आप में से कई दर्शक जॉर्डन पीले इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। उनके द्वारा ही इस कहानी का लेखन, डायरेक्शन और निर्माण हुआ है। ये एक यूनिक हॉरर सस्पेंस मूवी है और ऐसी कहानियाँ हमारे दिलो दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन बना के ही जाती है। चलिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए हम बढ़ते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेन की ओर। मूवी के पहले सीन में हमें 1998 का एक शो दिखाई देता है जिसका नाम होता है गॉड इज होम। ये एक चिंपांजी का नाम होता है और ये सभी शो इसी गॉड इज नाम के चिंपांजी पर ही होता है। इसमें वो चिंपांजी एक घर में रहता है और वो सब लोग उस चिंपांजी से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन उसका बर्थडे होता है जो इस शो में दिखाया जाता है और उसमें वो घर वाले गॉडिस के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और तभी एक बलून का ब्लास्ट हो जाता है और वो गॉडिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। वो उस हमले में बहुत सारे लोगों को मारता है, शो के एक्टर्स को मारता है। उस शो में जो बच्चे भाई बहन का रोल कर रहे थे उसमें बहन वाले एक्टर को गॉडिस जख्मी करता है और अब टेबल के नीचे भाई वाला कैरेक्टर जो बच्चा प्ले कर रहा था जिसका नाम होता है रिकी जूप पार्क, वो बच जाता है और गॉडिस भी नॉर्मल हो जाता है और उसका बर्ताव एकदम पहले जैसा हो जाता है और वो गॉडिस उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे को हाथ मिलाने जाता है, पर तभी अथॉरिटी वाले लोग आकर उस गॉडिस को मार देते हैं और सीन वही शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन डायरेक्टली प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जिसमें हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है सीनियर ओटिस। वो एक बहुत बड़ा रांच चलाता है और बहुत सुंदर सुंदर घोड़ों को अपने रांच में रखता है। आगे उसका बेटा दिखाते हैं जिसका नाम होता है जूनियर ओटिस। ये भी सीनियर ओटिस को काम में मदद करता है। ये सब फैमिली घोड़ों की बहुत केयर करते हैं और अपने सुंदर दिखने वाले घोड़ों को फिल्म इंडस्ट्री, मूवी शॉट्स, टेलीविजन शॉट्स में अपने घोड़ों को देते थे और यही उनका बिजनेस होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन अचानक ओटिस के फार्म पर बहुत सारे नेल्स, मेटल्स की चीजें और बहुत सारे कॉइन्स गिरते हैं और उसमें से एक कॉइन सीनियर ओटिस की आंखों में चला जाता है और वही सीनियर ओटिस की मौत हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कहते हैं कि उस वक्त ऊपर से कोई प्लेन गुजरा होगा और उसी से ये सब सामान नीचे गिर गया होगा। अब इनकी फैमिली में जूनियर ओटिस और उसकी बहन एमरल्ड होते हैं और ये दोनों ही अब सब घोड़ों को संभालते हैं। एक दिन एक शो में ये दोनों अपने घोड़े को लेकर जाते हैं पर पता नहीं क्यों अचानक से उनका हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पब्लिक पर अचानक से हल्ला कर देता है। तभी उस हॉर्स को मार दिया जाता है। इस हॉर्स के मरने के बाद इन दोनों को पैसों की दिक्कत आने लगती है। आगे दिखाते हैं कि जूनियर ओटिस को रांच का ख्याल रखना बहुत पसंद था। उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, पर उसकी बहन एमरल्ड को फेमस होना था और बहुत सारा पैसा कमाना था। उसको उस रांच का कुछ भी पड़ा नहीं था और हॉर्स को संभालने में उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। आगे हमें एक चलचित्र दिखाया जाता है जो इतिहास की पहली मोशन फिल्म है दोस्तों, जिन्हें कुछ चित्र लेकर बनाया था और उस घोड़ों पर बैठा आदमी ओटिस का ही एक पूर्वज होता है जिसका नाम होता है जॉकी और वो एक घोड़े पर बैठकर उसे चला रहा होता है और ये फिल्म 1870 के पहले बनाई हुई पहली मोशन फिल्म है। आगे दिखाते हैं कि इन दोनों को अपना सब खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वो अपने हॉर्स को एक एक करके बेचने लगे थे। वो अपने सब हॉर्स उनके पास वाले एक थीम पार्क में बेचते थे जिस थीम पार्क का नाम था जुपिटर क्लेम और उसे जूप चला रहा था। ये वही लड़का है दोस्तों जो गॉडिस नाम के चिंपांजी के अटैक से 1998 के शो में बच गया था और बड़ा होकर उसने पैसे कमाने के लिए ये थीम पार्क खोला था और उसमें जूप अपनी कहानियों को बहुत हटके तरीके से और रोमांटिक तरीके से बताता था और लोगों को भी ये बहुत पसंद आता था और इसी तरीके से जूप पैसा कमा रहा होता है। एक दिन जूप जूनियर ओटिस को रांच उसे बेचने की ऑफर देता है, पर ओटिस उस रांच को बेचने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपने घोड़ों से बहुत लगाव था। पर उस समय एमरल्ड को लगता है कि जूनियर ओटिस ने यह ऑफर स्वीकार कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उसे सिर्फ पैसे कमाने थे। अगले सीन में दिखाते हैं कि ओटिस के रांच से एक घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागता है और उसके घर की लाइट भी चमकने लगती है और वो घोड़ा कुछ दूर जाकर गायब हो जाता है। जूनियर ओटिस उसे ढूंढने के लिए जाता है।
वो रांच के आसपास उसे ढूंढता है, पर उसे वो हॉर्स कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर ओटिस उसे देखने के लिए थोड़ी दूर जाता है तो ओटिस को आसमान में एक एलियन स्पेस शिप जैसा कुछ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद कुछ रिमेन्स नीचे गिरते हैं। ओटिस को लगता है इसी ने उसके हॉर्स को खींच लिया है, क्योंकि उसके फादर की मौत हो गई थी तब भी ऐसे ही रिमेन्स नीचे गिर रहे थे। ये सब बात ओटिस घर आकर एमराल्ड को बताता है और ये ओटिस की बातें सुनकर एमराल्ड बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है क्यों ना हम इस एलियन स्पेसशिप की फोटोज खींचते और अमीर बन जाते हैं। और इसीलिए दूसरे दिन ये दोनों एक इलेक्ट्रिक शॉप में जाते हैं और वहां से अच्छी क्वालिटी का कैमरा और बाकी कुछ चीजें खरीद लेते हैं। वहां एक एंजल नाम का लड़का होता है जो उस इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है। उसे भी इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो इन दोनों को कैमरा सेटअप करने में हेल्प करता है और इनके साथ काम करने लगता है। आगे दिखाते हैं कि उस रात इन सब ने कैमरा सेटअप कर लिया था और जूनियर ओटिस को आसमान में कुछ हलचल दिखने लगती है, पर इन लोगों ने जो कैमरा सेट किया था वो अचानक से बंद पड़ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक चीज इस एलियन स्पेस के दायरे में आती है वो बंद पड़ जाती है और इन लोगों ने एक बैकअप कैमरा थोड़ा दूर लगाया था। उससे उस एलियन शिप की फोटोज आती है पर थोड़ी ब्लर आती है क्योंकि उस कैमरे पर एक छोटा सा कीड़ा बैठता है। उसी वक्त एंजल भी अपनी शॉप से उस घटना को अपने कैमरे से देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो ओटिस के घर आता है और वहां आकर ये सब ध्यान से उस पिक्चर्स को देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो एलियन शिप बादल के अंदर है और पिछले कई दिनों से ये बादल एक ही जगह पे है और उसी में छिपकर ये एलियन शिप शिकार कर रहा है। दूसरे दिन सुबह ये सब उस जगह पर जाते हैं और जूनियर ओटिस समझ जाता है कि जूप क्यों उससे इतने हॉर्स खरीदता है, क्योंकि उस एलियन शिप के बारे में जूप को पहले से ही पता होता है और जूप जूनियर ओटिस से हॉर्स खरीदकर उस एलियन शिप को ऑडियंस के सामने हॉर्स खाने देता था और वो एलियन शिप उस हॉर्स को खींच लेता था और ये सब ऑडियंस को बहुत मजेदार लग रहा था और ये जूप की जादू समझकर उसे ऑडियंस बहुत सारे पैसे देते थे और इसी पर जूप का बिजनेस चल रहा था और इसलिए वो जूनियर ओटिस से उसका रांच खरीदना चाहता था। और उसी दिन जूप का एक शो होने वाला था और जूनियर ओटिस तुरंत उस शो में पहुंच जाता है, पर उस दिन कुछ अलग ही होता है। जैसे बाकी दिन वो एलियन शिप 1 घंटे के बाद नीचे आता था, पर उस दिन वो तुरंत ही नीचे आ जाता है और जूप और बाकी ऑडियंस को खा जाता है और जूनियर ओटिस किसी तरह बच जाता है। पर ओटिस ने उस शिप को भरे दोपहर में बहुत करीब से देखा था तो जूनियर ओटिस समझ जाता है कि ये कोई एलियन शिप नहीं है बल्कि कोई भयानक फ्लाइंग करने वाला जानवर है और वो मीट वाली चीजों को एक झटके में खा लेता है और वो बहुत तेज है और जो भी उसकी तरफ देखता है वो उसको खा लेता है और हर जानवर ऐसा ही करता है। अगले सीन में रात होती है और ओटिस के घर पर उस जानवर का बहुत सारा खून गिर रहा होता है क्योंकि उसने जूप के शो में बहुत सारे लोगों को खा लिया था और उसके साथ एक मेटल का हॉर्स भी खा लिया था, जिसकी वजह से उसका पेट डैमेज हो गया था और उसका खून बह रहा था। तो दोस्तों यहाँ हमें समझ में आता है कि ये जानवर सिर्फ मीट ही पचा सकता है, बाकी मेटल की चीजें, प्लास्टिक ऐसा कुछ पचा नहीं सकता है। जूनियर ओटिस कहता है कि वो उस जानवर की फोटो लेगा क्योंकि वो जानवर के बिहेवियर को समझता है और उनको ट्रेन भी करता है और उसका मानना था वो उस भयानक जानवर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर उसका मानना था कि उसका फोटो अपने कैमरे से नहीं ले सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक कैमरा उसके कक्ष में जाकर बंद पड़ता है। तो एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर से मिलते हैं जिसका नाम होता है होस्ट, जो हाथ से घूमने वाला मैनुअल कैमरा लाता है और ये सब लोग जूनियर ओटिस, एंजल, एमरल्ड और होस्ट ये सब मिलकर सारा सेटअप करते हैं और उस जानवर का नाम जिन जैकेट रखते हैं और उसका पिक्चर लेने के लिए वो फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक ट्यूबमेंट डालते हैं जिससे उन्हें उस जिन जैकेट का आसमान में लोकेशन पता चल सके और ये ट्यूबमेंट देखकर वो जिन जैकेट भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और जूनियर ओटिस उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा और एंजल और होस्ट उसकी शूटिंग करेंगे और एमरल्ड घर में बैठकर सब मोनेटाइज करेगी। ऐसी प्लानिंग ये सब लोग करते हैं और जूनियर ओटिस अपने हॉर्स पर सवार होकर बाहर जाता है, पर तभी वहां एक रिपोर्टर अपने इलेक्ट्रिक बाइक पर आ जाता है और वो पूरी तरीके से पैक होता है। जूप के शो से बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो गए थे
और ये खबर सब लोगों के पास पहुंच चुकी थी और इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए ये मीडिया वाला आदमी यहाँ आया था। एमरल्ड उस रिपोर्टर को फील्ड में जाने से रोकती है, पर उस मीडिया वाले पर उस जीन जैकेट का फोटो लेने का भूत सवार हो गया था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं मानता है और अपनी बाइक फील्ड में लेकर जाने लगता है। पर तभी थोड़ी दूर जाकर उसकी इलेक्ट्रिक बाइक बंद पड़ जाती है और वो रिपोर्टर नीचे गिर जाता है। जूनियर ओटिस उसे बचाने के लिए भागता है, पर तभी आसमान से जीन जैकेट नीचे आता है और उस रिपोर्टर को खा लेता है और मरते वक्त वो रिपोर्टर फोटोज के बारे में ही बात कर रहा होता है। पर तभी हॉस ने उस जीन जैकेट के फोटोज निकाले थे, पर उस जीन जैकेट को देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी फोटोज निकालने के लिए वो खुले में आ जाता है और जीन जैकेट उसे भी खा लेता है और उसके निकाले हुए फोटोज भी बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद एंजल उसके अटैक से बच जाता है और वह देखता है कि उस जीन जैकेट का शेप चेंज हो गया है, जो पहले फ्लाइंग वाला था, जो अब एक जेलीफिश जैसा हो गया था और वो दूर चला जाता है और जूनियर ओटिस भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। पर तभी मौका पाकर एमरल्ड बाहर जाती है और उस रिपोर्टर की बाइक लेती है और वो बाइक जीन जैकेट के दूर जाने के बाद चलने लगती थी। वो लेकर जूप के क्लेम में जाती है और वह एक बहुत बड़ा बलून होता है जिसका शेप एक आदमी की तरह होता है। उस बलून को एमरल्ड हवा में छोड़ देती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको देखकर जीन जैकेट को लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा आदमी है और वो उसे खाएगा। और एमरल्ड उस क्लेम में लगे हुए एनालॉग कैमरा से उसके फोटोज खींच लेती है और जीन जैकेट बड़ा आदमी समझकर उस बलून को खा लेता है और उसके पेट में जाकर वो बलून फट जाता है और उस बलून के साथ साथ जीन जैकेट भी फट जाता है और एमरल्ड के पास सिर्फ एक तस्वीर रह जाती है और उस क्लेम के बाहर जूनियर ओटिस को हम देखते हैं और इसी सीन पर यह मूवी बंद हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी देखते वक्त बहुत ही सिंपल लग रही होगी, पर इसके पीछे कुछ अच्छे मीनिंग भी है। जैसे शुरुआत में हमें जॉकी नाम का ओटिस का पूर्वज दिखाया गया था जो पहले मोशन फिल्म में थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये ओटिस की फैमिली शुरुआत से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे, पर वो एक ब्लैक पर्सन थे, इसलिए किसी ने भी उनको आगे नहीं आने दिया और उनके साथ भेदभाव किया गया और इसी बात की वजह से ओटिस की फैमिली वही की वही रह गई। दोस्तों, इस मूवी से हमें एक और इसी बात की वजह से ओटिस की फैमिली वही की वही रह गई। दोस्तों, इस मूवी से हमें और एक सीख मिलती है कि हम कितने भी जानवर पाल ले और उसको रूल सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाए, पर हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अब ये जानवर हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और ऐसा ही इस फिल्म में चिंपांजी के साथ हुआ था। एक छोटे से आवाज से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लोगों को मारता है और जूप बच जाता है, पर जूप भी इस हादसे से बचकर कुछ भी नहीं सीखता है और पैसे कमाने के लिए फिर से जानवरों का ही शो करता है और अपनी जान गंवा बैठता है। और उस मीडिया वाले ने भी कुछ पैसे और प्रसिद्धि के लिए इतनी बड़ी रिस्क ली और अपनी जान गंवा बैठा। एमरल्ड और बाकी सब लोग भी पैसों के लिए और प्रसिद्धि के लिए ही उस जीन जैकेट की फोटोज लेना चाहते थे और अंत में उनके हाथ सिर्फ एक फोटो आता है और जीन जैकेट और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, ये सब लोगों को कुछ अलग दिखाने के लिए ही फोटोज खींचने लगे थे, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। आजकल तो लोग सब चीज़ों में एंटरटेनमेंट ही ढूंढते हैं और आज के युग में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट के ही अधीन हो गए हैं और मानवता को भूल रहे हैं। यही इसी मूवी में बताया गया है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसी बात पर मैं आपसे विदा लेती हूँ।